अब दिशा सालियान का मामला को हम अलग रख देंगे, लेकिन आपने मर्यादा का हनन किया है। अब ये सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है। और ये इसी सारा झगड़ा तो इसी सवाल पे है ना, कॉमन मैन को और ज्यादातर वकीलों को इसी मुद्दे पर घुमा कर डरा कर तो सब दुकानदारी चलाई जाती है ना करप्ट जजेस की। तो इसका जवाब ना बहुत सही तरीके से 2006 के बाद में अमेंडमेंट आया कंटेम्प्ट का 2010 का, तब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कर दिया। उसके लिए आपको 1 मिनट और बताता हूं। सुनिए, 2006 के पहले इंडिया में एक अच्छा कानून चलता था, क्या मालूम है क्या? सच बोलना परमिशन नहीं है, जजेस के खिलाफ सच बोलने की परमिशन नहीं है, ऐसा कुछ जजेस कानून चलाते थे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बथिना रेड्डी का 1952 का जजमेंट है, जो सारे देश को बाइंडिंग है। उसमें क्या कहा कि जब एक आधा जज भ्रष्टाचार करता है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करना ये कोर्ट के, देश के, जनता के हित में है। उस पर्सन को, उस पत्रकार को, उस मीडिया वाले को कंटेम्प्ट का आरोपी नहीं माना जा सकता। उसके वजह से किसी का कॉन्फिडेंस, कोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर उसके आरोप के पास उसके प्रूफ ही नहीं है तो फिर उससे गरिमा को ठेस पहुंचती है। डेफिनेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उसको कोई लार्जर बेंच ने में दे दिया। हाँ, 2006 में दे दिया। नहीं, ये तो 1952 में दिया था, तो उसको गायब करके उस संविधान पीठ ने तो उसको बाजू में रखा, उसको लिया ही नहीं कहीं। और फिर क्या करते थे जो दूसरे बेंचेस जिनको अधिकार नहीं था, वो काउंटर रिव्यू लेके पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहते थे कि बोले नहीं, आप सच बोलना मना है, आपने जज के खिलाफ सच भी बोला तब भी आप सजा के हकदार रहोगे। हो गया? नहीं तो इसका मतलब ये जानबूझ करके कॉर्पस बनाया गया करप्ट जजों और ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पॉलिटिशियन, इन सब का एक कॉकटेल बना और जनता को डराने के लिए कि हम ऐसा ऑर्डर करेंगे, वर्दी वाले जाएंगे, उसको पकड़ के ले आएंगे, उसको हवालात में भेज देंगे और ये खौफ माहौल बना रहेगा, जिसको कहा जाएगा कि नहीं अदालत की गरिमा का सवाल है। और अदालत की गरिमा के तहत उनके पाप को, उनके कुकर्म को, उनके झूठ को, उनके अन्याय को, उनके अत्याचार को वर्दी वाले, पॉलिटिशियन और ये काले कोट वाले, ये तीनों मिल करके करते रहेंगे, लूटते रहेंगे। नहीं सुनो, ये चलता रहा 1952 से आज तक। हाँ, नहीं सुनो ना, तो बाद में क्या हुआ? बाद में 1971 हम नहीं सुनेंगे ना नीलेश जी, हम नहीं सुनेंगे। हम इसलिए नहीं सुनेंगे कि भाई एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बैठा, कोई 5 जजों का बेंच नहीं बैठा, 2 जज का बेंच नहीं बैठा, 2 जज का नहीं बैठ पा रहा है। और आपको कंटेम्प्ट करना बहुत, ऐसा क्या हो रहा है कि देश में अनर्थ हो रहा है क्या, अन्याय हो रहा था क्या? आपको अगर सजा, मान लीजिए सजा ही मान लीजिए, हम कंफर्म कर देते हैं कि आपको सजा मिलनी चाहिए, सजा 5 साल के बाद दे देते, पहले दिशा सालियान के केस को सुन लेते ना। परेशानी क्या थी, ये मैं कह रहा हूं। अरे भाई, नहीं वही तो ना, आप समझे नहीं। इससे लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है मालूम है क्या? कि ये देश में मर्डर किया, गैंगरेप किया तो ये उतना बड़ा गुनाह नहीं है, और वो जज ने भ्रष्टाचार किया वो भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन कोई नागरिक ने आके बोला कि ये जज ने भ्रष्टाचार किया, ये प्रूफ लो, बोले सबसे बड़ा गुनाह वो है। आप समझे क्या? ये बाकी सारी चीजें में कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि आपने ये करप्ट जज के बारे में बोला कि वो करप्ट है। समझे क्या? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि जज को तो हम बहुत लर्नेड समझते हैं, और सच को, सांच को आंच क्या। मैं कह रहा हूं कि जस्टिस रोहित मोहिते डेरे को डरने की क्या जरूरत है? उनको आरोप लगाते रहने देना चाहिए। जो कौन आरोप लगा रहा है, लगाने दीजिए। आप कहिए कि कोई बात नहीं, आपके पास सत्यता है, आप लाइए, लेकिन एट द सेम टाइम एफआईआर हम रजिस्टर करने का आदेश देते हैं,
या जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बोलती कि भैया जो ये मैटर हमारे पास आया था, जिसको ये हमारे कोर्ट से हटाने की मांग कर रहे हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके, मैं उस केस में बीइंग अ वुमेन जज मैं संज्ञान लेना चाहती हूं। मेरा इरादा था कि इसमें जस्टिस मिले, और उसको जस्टिस नहीं दिलवाने के लिए नीलेश ओझा ने जानबूझ करके इस मैटर को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया। कम से कम यही बली दे देती है। हाँ, ये बराबर, अगर ये करते तो यार तो हम तो खुशी खुशी बोलते हैं हमारे में कंटेम्प्ट की सजा इम्पोज कर दो यार, वो जज बहुत अच्छी है, हमारी गलती हो गई। हाँ नहीं, अगर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे आपको ये बोले कि नहीं, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी नीलेश जी, आपने जो आरोप लगाया है, लेकिन मैं अभी एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे रही हूँ। हाँ तो अरे बोले तो सही यार, प्रॉब्लम सारा झगड़ा ही वहां पर है। हाँ। अभी सुनिए, नहीं, आज मैं दर्शकों को खोल करके बता दूंगा कि अदालत में क्या चल रहा है, बिल्कुल एक्सपोज कर देंगे। और मैं साफ साफ कह रहा हूं 5 जजों को, आप मेरे खिलाफ नोटिस भेजिए अवमानना का, मैं कॉम्पिटेंट हूं आपके सामने दलील पेश करने के लिए, मुझे किसी वकील की जरूरत भी नहीं है। मैं आपकी अदालत में आकर के आपको बताऊंगा कि जो केस लॉ है, उस केस लॉ पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। नीलेश ओझा को दीजिए सजा, हम भी पक्ष में हैं। अगर नीलेश ओझा झूठ बोल रहे हैं, अगर नीलेश ओझा के साथ साथ वो 15 वकील भी झूठ बोल रहे हैं, फौरन से पेशतर सजा दीजिए और स्ट्रिंजेंट सजा दीजिए, भयंकर सजा दीजिए, कम से कम 20 साल उनको जेल में डाल दीजिए। अरे आपको पता है, यही आर्गुमेंट मैंने किया कोर्ट में, आप जो बोल रहे हो ना, मुझे हाँ। जज साहब, हाँ मुझे यही चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब ने पूछा, मिस्टर ओझा आपके जो प्लीडिंग है, ये जज ने आपको झूठा फंसाने के लिए ये सब झूठे रिकॉर्ड तैयार किया है, ये स्कैंडलस है, कंटेम्पचुअस है। तो मैंने कहा साहब, तो आपको नया कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों ना निकल जाए। मैंने कहा साहब एक मिनट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ क्या बोलता है कि अगर मेरा कहना सच है तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता है, तो अगर मेरा कहना झूठ है तो आप मुझे सिर्फ कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों निकाल रहे हो। कंटेम्प्ट में सिर्फ 6 महीने की सजा है। आप मुझे परजुरी का, फॉल्स एफिडेविट का भी नोटिस निकालो ना, उसका मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, उसमें 7 साल के सजा वाले 4-5 ऑफेंस लग जाएंगे मेरे खिलाफ, तो आप उसका भी करो ना। तो आप लिखो तो सही कि मैंने कहा वो झूठ है। तो फिर गोल मटोल घुमा के ऑर्डर में वो मैंने क्या लिखा है पता है, कि मैंने कहा जो सच है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे है, तो ये सच है कि झूठ है, इसको हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे। पर ये कंटेम्प्ट है, अभी ये तय भी नहीं हुआ वो सच है कि झूठ है, लेकिन ये कंटेम्प्ट है। तो इस तरह का एक बहुत हिस्टोरिक ग्रेट जजमेंट आया है। नहीं, लग रहा है मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 5 जज हैं वो लॉ के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये लॉ के लूप होल्स को खेलते हैं, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है उसकी अवहेलना कर देते हैं। मैं आप ही के केस में कह रहा हूं कि आपको उन्होंने पहले आपने पूछा कि भाई ये जो कॉग्निजेंस मेरे खिलाफ लिया गया है उसका आधार क्या है। बाद में रजिस्ट्री ने आपको बताया कि भाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक कंप्लेन आपके खिलाफ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट को किया है, और उसके आधार पर ये 5 जज का बेंच बैठा है। अब ये जो 5 जज का बेंच बैठा, तो उनको उसके तह में जाना चाहिए था कि जो ट्रिगर पॉइंट है जहां से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलने की स्थिति पैदा हुई है, वो पॉइंट क्या है। कम से कम उस पॉइंट को तो पकड़ना चाहिए था ना, कि वो पॉइंट है दिशा सालियान के मर्डर गैंगरेप का मामला, जिसको लेकर के नीलेश ओझा कोर्ट में आए थे, और वो मामला चला गया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास। और वहां फिर नीलेश ओझा ने कहा कि साहब हम 2 साल पहले ही माननीय जस्टिस महोदय के खिलाफ रिटन कंप्लेन कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मुझे मालूम है उनको। हाँ, और उन्होंने स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट किया उसके लिए भी। तो ये 5 जज के खिलाफ ही कंटेम्प्ट निकालना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो फाइल कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम हाँ। क्या कर रहे हैं, आपने एकदम सही लॉजिकल पॉइंट बोला। क्या हुआ, हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज के संविधान पीठ ने 6 महीना की जेल की सजा दी थी, और एक्चुअल में जेल में भेजा था हाईकोर्ट जज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून बना के रखा है कि जब कोई भी जज, हाईकोर्ट जज हो या और भी कोई भी जज हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को, आदेशों को नहीं मानता है,
तो वो जज सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 6 महीने की सजा का हकदार है, सजा इसमें सिविल कंटेम्प्ट में। और जज अगर कुछ और गलत करता है रिकॉर्ड में तो वो जज क्रिमिनल कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा का हकदार है। उसमें एक काम अच्छा किया, ये देश का पहला जजमेंट है, इसके पहले भी थे लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर है। उसमें क्लियर किया कोई भी कॉमन मैन आकर पिटीशन लगा सकता है और जब वो पिटीशन लगाएगा सुप्रीम कोर्ट को वो चीज को वेरीफाई एग्जामिन करके जजमेंट देना पड़ेगा। ये बहुत मतलब अभी किसी को कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी फाइल कर सकता है पिटीशन। तो अभी कंटेम्प्ट पिटीशन मतलब अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ से किसी व्यक्ति को लगा कि भाई ये जो है सो गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है और ये ग्रॉस इनजस्टिस है और पूरा जस्टिस सिस्टम को का मखौल उड़ाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाल दिया, तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट इसको जांच के लिए जा सकता है। सुनिए, उसका आधार बताता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि जो कोई आदमी सच बोल रहा है, हाँ, तो सच बोलने वाले के खिलाफ में आप कंटेम्प्ट का ऑर्डर नहीं निकाल सकते, कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। कहा बोला? एक बोला 1952 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपना बथीना रेड्डी में बोला, दूसरी बार इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में दूसरी बार बोला, फिर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी का केस था 2014 में, उसमें बोला ये देश में वो जज का कॉन्फिडेंस ये हो रहा है, न्यायालय की गरिमा आ रही है, वो बाजू में रखो। अगर कोई जज अगर करप्ट है, गलती किया है, तो उसके खिलाफ बोलने का हर नागरिक का अधिकार है और उसके खिलाफ कंप्लेंट करना, न्यूज पब्लिश करना, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के तहत उसका राष्ट्रीय कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बोला कि ऐसे व्यक्ति को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको आप कंटेम्प्ट की धमकी देके उसकी आवाज दबा नहीं सकते। विसल ब्लोअर लोग हैं, इनके वजह से ही न्यायपालिका सुधर रही है, तो ये कानून बना दिया। उसके बाद में 7 जज बेंच ने इसमें CS कर्नल के केस में लिखा आप जज के खिलाफ, जज का उद्देश्य गलत था, वो ये था, ऐसे आरोप नहीं कर सकते। आगे लिखा प्रोवाइडेड एक्सेप्ट अगर आपके पास प्रूफ हो तो, क्योंकि अभी ट्रूथ एज ए डिफेंस आ गया है। लेकिन ये सारे केस लो हमने दिए तो चंद्रशेखर साहब का जो फुल 5 जज का बेंच है, एक भी केस लॉ को उसमें नोट मतलब ऐसा नहीं करता कि ये केस लॉ में ये डायरेक्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बाजू में रखता है। और 1936 का जो कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको ओवररूल कर चुका है, सुब्रमण्यम स्वामी में वो पॉइंट को उसको मेंशन करता है ओवररूल को। किसको? ये अंबड़ का जजमेंट है 1936 का प्रीवी काउंसिल का, कि नहीं आप जज को मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर सकते और ये ग्राउंड